नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज डेली जीके टेस्ट की जगह पर अगस्त 2021 का करंट अफेयर लेकर आ चुका हूं मैं। बहुत लोगों की डिमांड थी करंट अफेयर की, तो यहां पर देखिए अगस्त 2021 के करंट अफेयर को आज हम लोग जानेंगे। आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं, तो पूरा आपको एंड तक देखना है वीडियो। अच्छा, वीडियो की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। वीडियो की पीडीएफ और इसकी क्विज दोनों प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और एमजेटी एप्लीकेशन सर्च करके आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको इसकी क्विज मिल जाएगी और पीडीएफ सेक्शन में आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी वीडियोस की पीडीएफ, ई बुक्स वगैरह सब आप ले सकते हैं। वीडियो कोर्सेज में जाकर के आप हमारे सबसे वैल्यूएबल कोर्सेज ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम पर भी इसकी पीडीएफ भेज जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम होगा एमजेटी एजुकेशन। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और एमजेटी एजुकेशन सर्च करना है। एमजेटी एजुकेशन सर्च करके आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर 23,000 से ज़्यादा लोग अभी जुड़े हुए हैं और उसी ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहीं पर पीडीएफ वगैरह भेजी जाती है। ओके, तो चलिए, आई होप सभी लोग जुड़ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, शेयर कर दिए होंगे। नहीं किए हो तो शेयर कर दो फटाफट से, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाओ। शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जानेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये पार्ट 2 है दोस्तों, और हर महीने में 2 पार्ट आता है। और ये बार देखिए, इस बार ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग क्या करते हैं कि 16 तारीख से लेकर के, अगर 30 का महीना है तो 30, नहीं तो 31 तारीख तक का ये मटेरियल होता है पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोग 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। तो पार्ट 1 नहीं देखे हो आप तो पार्ट 1 देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में दोस्तों ये योजना शुरू की है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। 5 लाख लाभार्थियों को लाभ मिलने वाला है। 5 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। और इसके तहत 50,000 रुपये तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ शुरू हुई? तो भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब दोस्तों ये केरल में शुरू हुई है। अच्छा, अभी इंडिया ने ड्रोन पॉलिसी भी लाई हुई है। भारत सरकार ने नई ड्रोन पॉलिसी लाई हुई है, उसको भी अभी हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर पहले देखिए, अभी बात करेंगे केरल की। केरल ने दोस्तों भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब शुरू की है और इसके तहत जो पुलिस साइबोडोम हैं वो स्थापित किए जाएंगे। ड्रोन से रिलेटेड जो रिसर्चेज वगैरह होंगी वो सभी होंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये लॉन्च किया गया है। अगला, सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बना? तो सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये सैटेलाइट फोन वाला पहला नेशनल पार्क है भारत का। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों ये केरल में स्थित है, ठीक है। असम में स्थित है। असम में अब 7 प्रकार के नेशनल पार्क हो गए हैं, 7 नेशनल पार्क हो गए हैं और काजीरंगा नेशनल पार्क उनमें से ही एक है। अब सैटेलाइट फ़ोन पर यहाँ पर होगा। ये सैटेलाइट सुविधा कौन प्रोवाइड कराएगा? BSNL के द्वारा ये सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ की लागत वाली प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को मंजूरी दी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में 100 लाख करोड़ की, ये 100 लाख करोड़ की योजना है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, और इसको मंजूरी दे दी है, भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो इसके तहत और क्या क्या होगा, और अभी जब स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त को, उसी दिन इसकी भी घोषणा की गई, 15 अगस्त के दिन ही, ठीक है। अच्छा, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी घोषित किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये भी 15 अगस्त को ही घोषित किया गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस योजना को भी लागू किया गया है और इसके तहत काफ़ी सारे मास्टर प्लान लॉन्च किए जाएंगे। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों की घोषणा की? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों छत्तीसगढ़ के 4 नए जिलों की घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, पहले हुआ करते थे 28 जिले, अब 4 जिले बढ़ा दिए गए, तो अब जिलों की संख्या हो गई टोटल 32। कौन कौन से जिले बढ़ाए गए हैं? तो दोस्तों एक जिला है मोहला मानपुर, और एक है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ और सप्ती, और एक है मनेन्द्रगढ़, ठीक है। तो ये देखिए 4 जिले नए जुड़े हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 69वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने?
तो भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर 69वें नंबर के बन गए हैं हर्षित राजा। कौन बन गए हैं? हर्षित राजा। देखिए ये 69वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। और अगर पूछा जाए भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आप बताएंगे विश्वनाथन आनंद जी। ठीक है। अगर भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो है डी गुकेश। अच्छा, दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तब आप बताएंगे अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। 69वें नंबर के हर्षित राजा जी हैं। अच्छा, अभी शतरंज से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है दोस्तों। शतरंज के जो एक शतरंज के ही जो खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद जी, इनको सबसे पहला मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले विजेता कौन है? स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है। 1991 में मिला था। अगला, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे दोस्तों 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। ठीक है। कब से ये मनाया जाना शुरू हुआ है? 2010 से इसकी शुरुआत हुई है। दिवस और थीम पर भी वीडियो दी जाती है, तो इस बार भी दिवस और थीम पर वीडियो दी जाएगी आपको। ठीक है, जिसमें सारे महत्वपूर्ण दिवस होंगे अगस्त महीने के। अगला, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज लॉन्च किया? तो अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज लॉन्च किया है दोस्तों केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री ने, यानी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसे कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। एक महिला उद्यमियों द्वारा विकसित ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन होगा, इसको प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है। महिलाओं के वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो अभी हाल ही में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी ये भारत के उद्योग मंत्री हैं और इन्होंने अध्यक्षता की है। देखिए ब्रिक्स का, क्योंकि इस बार अध्यक्षता कर रहा है इंडिया ब्रिक्स का। ठीक है, ब्रिक्स समिट का। तो इस बार ब्रिक्स के जो भी आयोजन सम्मेलन होंगे उनकी अध्यक्षता भारत के ही मंत्रियों के द्वारा की जाएगी। ब्रिक्स देखिए ये 5 देशों का एक संगठन है, जिसमें 5 देश कौन से हैं? ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और है साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना दोस्तों हुई थी 2006 में, पहली बैठक हुई थी 2009 में। पहली बैठक की मेज़बानी भी पूछी जाती है, तो रसिया दोस्तों किया था पहली बैठक की मेज़बानी। ठीक है। और साउथ अफ्रीका पूछा जाता है कब जुड़ा, तो साउथ अफ्रीका दोस्तों 2010 में जुड़ा था, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इस बार इंडिया कर रहा है मेज़बानी। पिछली बार ब्रिक्स के सम्मेलन की मेज़बानी कौन कर रहा था? तो पिछली बार रसिया था मेज़बान ब्रिक्स समिट का। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर सेना ने जज्बा ए तिरंगा नामक रिले मैराथन आयोजित किया? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में दोस्तों जज्बा ए तिरंगा नाम का एक रिले मैराथन आयोजित कराया गया है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी ने ही इसका उद्घाटन किया। जज्बा ए तिरंगा नाम का ये रिले मैराथन था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों वर्ष 2047 तक, कब तक? 2047। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, ऑप्शन को इंप्रूव कर लीजिएगा। ये 2040 है, 2045 है। ठीक है, क्योंकि अब तो 1947 तो बीत गया, 2047 है और ये 2037 है। तो यहाँ 2047 जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा स्वतंत्र दोस्तों इसलिए लक्ष्य रखा गया है क्योंकि 2047 को, क्योंकि 1947 से 2047 आप जोड़ेंगे तो 100 वर्ष होता है, यानी आज़ादी का हमारा 100वां वर्ष होगा। तो इसी वर्षगांठ पर भारत को ऊर्जा स्वतंत्र घोषित करने की घोषणा की गई, यानी कि हम लोग ऊर्जा के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच कोंकण 2021 नाम का अभ्यास आयोजित हुआ? तो भारत और दोस्तों ब्रिटेन की नौसेना के बीच, ब्रिटेन की रॉयल नेवी और इंडियन नेवी, इनके बीच में कोंकण 2021 नाम का एक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ, जो कि एक नौसेना का नौसैन्य अभ्यास था और ये वार्षिक होता है, यानी प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित कराया गया अगर ये पूछा जाए तब आप बताएंगे इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में इसका आयोजन कराया गया है। इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में। शुरुआत कब से हुई? 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउस प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है दोस्तों होतान शहर। होतान शहर ये है चाइना का।
ये है चाइना का और ये है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। दूसरे नंबर पर दोस्तों उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जो जिला है यानी भारत का शहर है, ये है दूसरे पर स्थान पर सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड एक शहर है, सिटी, ठीक है, पॉल्यूटेड सिटी है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य ने भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम को 10 सालों तक स्पॉन्सर करने की घोषणा की? तो देखिए उड़ीसा राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो भारतीय महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम इन दोनों को दोस्तों 10 सालों तक स्पॉन्सर करेगी। अच्छा, उड़ीसा पहला राज्य बना था दोस्तों किसी एक खेल को स्पॉन्सर करने वाला। उड़ीसा सरकार पहली ऐसी सरकार बनी थी और ऐसा किसी भी राज्य में अभी तक नहीं हुआ कि कोई राज्य का सरकार हो, गवर्नमेंट हो, वो किसी खेल को स्पॉन्सर करे। लेकिन हॉकी में किया गया था और ये स्पॉन्सरशिप 10 सालों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, पुरुष हॉकी टीम ने दोस्तों इस बार ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है इंडिया को, तो ये भी आपको याद रखना है। ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। अभी टोक्यो पैरालंपिक चल रहे हैं, इन पर भी मैं वीडियोस लगातार दे रहा हूं। अगर आप चैनल पर रेगुलर बने होंगे तो आप देखते होंगे। टोक्यो ओलंपिक पर ऑलरेडी 2 वीडियोस मैंने दी हुई हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर के देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाखों बच्चों ने उसे देखा हुआ है और फायदा उठा रहे हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन तो बनने हैं। हॉकी आया है तो हॉकी से याद रखना है आपको दोस्तों, 2018 में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया ने मेज़बानी की थी, उड़ीसा में ही आयोजित कराया गया था। 2023 में जब हॉकी वर्ल्ड कप होगा तो इंडिया ही मेज़बानी करेगा और उड़ीसा में ही आयोजित कराया जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, जियो मियामी फिल्म फेस्टिवल की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई? तो इसकी नई अध्यक्ष दोस्तों बना दी गई हैं प्रियंका चोपड़ा। पहले इससे दीपिका पादुकोण थी, अब हो गई हैं प्रियंका चोपड़ा। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा की अभी एक बुक आई थी दोस्तों, इनकी बुक का नाम आपको याद रखना है अनफिनिश्ड। क्या? अनफिनिश्ड थी इनकी पुस्तक का नाम, जो अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है। अगला, बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद मेसी जो हैं, लियोनेल मेसी, वो अब किस क्लब से शामिल होंगे? तो दोस्तों अभी मैंने आपको इसको बताया भी था पिछले पार्ट में, बार्सिलोना क्लब जो है ये मेसी छोड़ चुके हैं और अब देखिए अब ये किस फुटबॉल क्लब से जुड़ रहे हैं? पेरिस सेंट जर्मन से जुड़ेंगे, ठीक है। तो अब इस फुटबॉल क्लब से जुड़ेंगे। किस देश के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना की ये खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। अच्छा, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो किस देश के खिलाड़ी हैं? वो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। भारत का स्टार खिलाड़ी कौन है फुटबॉल का? सुनील छेत्री जी, सुनील छेत्री, इनका नाम याद रखना है। अच्छा, पहले नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो सबसे ज़्यादा गोल किए हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। सेकंड पर हैं सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में। थर्ड पर हैं लियोनेल मेसी, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आतंकवाद रोधी दस्ते यानी ATS का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में दोस्तों ATS का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, तो इसका ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में ये स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों अपने 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। ये ऐसे युवाओं को दिया जाएगा जो दोस्तों ग्रेजुएट्स हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या फिर डिप्लोमा होल्डर हैं, ठीक है। तो इनको दिया जाएगा, ऐसे 1 करोड़ युवाओं को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अगला, प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों 20 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। इस दिन 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। एक तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है, एक विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है, एक अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए अब एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सद्भावना दिवस दोस्तों ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती की याद पर मनाया जाता है। राजीव गांधी जी ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, 40 वर्ष की उम्र में बने थे, ठीक है। तो इनकी जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक पुरस्कार भी स्थापित किया गया था, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 1992 में जब इनका निधन हुआ था तो कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार शुरू किया था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ओके, अब इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट डे
विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। ये दोस्तों मनाया जाता है 20 अगस्त को। मच्छर से जो पैदा होने वाली बीमारियां होती हैं इनसे बचाव के, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। इस बार की इसकी अगर थीम पूछी जाए कि थीम क्या रखी गई है, तो थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। क्या है? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। अच्छा, विश्व मच्छर दिवस ये हो गया, मलेरिया भी आ गया। मलेरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद आ गया। मलेरिया मुक्त अभी हाल ही में चाइना को घोषित किया गया है WHO के द्वारा। चाइना को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। ये भी आपको याद रखना है। अक्षय ऊर्जा दिवस दोस्तों, ये भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, 2004 से शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री ने देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री CM अरविंद केजरीवाल जी ने स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है, जो कि भारत का पहला स्मॉग टावर है। ठीक है, दिल्ली में ये कनॉट पैलेस में और बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थापित किया गया है। 23 अगस्त को यह स्थापित हुआ और ये हवाओं को साफ करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो प्रदूषण का जल स्तर है, हवाओं का जो स्तर है प्रदूषण का, वो ज़्यादा है वहाँ पर। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजमार्ग भारत का पहला EV फ्रेंडली हाईवे बना? तो दोस्तों EV फ्रेंडली हाईवे बन गया है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। ये EV का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी उससे रिलेटेड ये फ्रेंडली हाईवे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जगह जगह पर चार्जिंग की व्यवस्था की गई है इस हाईवे पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक वाहन लेकर के जाता है तो बीच में अगर उसका बैटरी जो है अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं मिलेगी, इस हाईवे पर मिलेगी। और ये बन गया है भारत का पहला ऐसा हाईवे। हाईवेज आए हैं दोस्तों, तो याद रखना है, दो हवाई पट्टी वाला इकलौता ऐसा प्रदेश है भारत का उत्तर प्रदेश, जहां पर 2 ऐसे हाईवे हैं जहां पर हवाई पट्टी है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, अभी हाल फिलहाल में चर्चे में आया था। एक तो दोस्तों लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर और एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टियां हैं। और उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, और इकलौता ऐसा राज्य है जिसके 2 हाईवेज पर हवाई पट्टी की सुविधा है, यानी कि कभी भी इमरजेंसी में लैंडिंग कराई जा सकती है फाइटर प्लेन वगैरह की। अगला, क्रिप्टो अपनाने में भारत किस स्थान पर है? तो क्रिप्टो करेंसी अपनाने में भारत जो है दोस्तों ये दूसरे स्थान पर है। पहले पर है वियतनाम, फर्स्ट पर है वियतनाम, और थर्ड पर कौन है? थर्ड पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी यानी कि जैसे बिटकॉइन, ईथर कॉइन, ठीक है, डॉजी कॉइन, ये सब आप सुनते हो, ये सभी क्रिप्टो करेंसी हैं। क्रिप्टो करेंसी यानी आभासी मुद्रा होती है, इंटरनेट कॉइन्स होती हैं, इसको आप टच नहीं कर सकते हो फिजिकली। ठीक है, ये इंटरनेट के माध्यम से ही ट्रांजेक्शन इसमें होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप दोस्तों ये आयोजित हुई नैरोबी, केन्या के नैरोबी में ये आयोजित हुआ, और इसमें इंडिया का बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली में होने वाला था 2020 में, लेकिन आयोजित हुआ 2021 में ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, पैंडेमिक की वजह से। और इसमें भारत में मेडल भी आए कई, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि भारत की जो 4x400 रिले की जो टीम थी, मिक्स रिले की टीम, इसने दोस्तों जीता मेडल, कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा दोस्तों भारत एस और प्रिया मोहन, और इनकी ये टीम थी भारत एस, प्रिया मोहन, सम्मी और कपिल। ठीक है, तो इन सब ने जीता है मेडल। ठीक है, चलिए, और एक सम्मी करके कोई थी, उन्होंने भी जीता है मेडल। अगला, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर इन सीरीज किसे चुना गया? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड, तो इसमें बेस्ट एक्टर इन सीरीज पूछा गया है। तो बेस्ट एक्टर इन सीरीज दोस्तों चुना गया है किसे? मनोज बाजपेयी को द फैमिली मैन 2 के लिए चुना गया है, द फैमिली मैन 2 के लिए, इनकी जो अभी वेब सीरीज आई थी, ठीक है, अमेजन प्राइम पर, उसके लिए इनको चुना गया है बेस्ट एक्टर। बाकी के कुछ अगर अवार्ड्स की अगर बात करें तो सबसे बेस्ट फीचर फिल्म चुनी गई दोस्तों सोराराई पोटरू को बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया है। और बेस्ट फीचर महिलाओं में अगर चुना गया पूछा जाए तो विद्या बालन को चुना गया है शेरनी फिल्म के लिए। ठीक है, सबसे बेस्ट निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर कह दें तो अनुराग बसु को चुना गया है बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट सीरीज दोस्तों मिर्ज़ापुर सीजन 2 को चुना गया है, मिर्ज़ापुर सीजन 2 को बेस्ट सीरीज चुना गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हुनरू की 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट में टॉप पर कौन है?
तो हुनरू की ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में टॉप पर है एप्पल। एप्पल दोस्तों काफ़ी पहले से ये टॉप पर बनी हुई है, सबसे वैल्यूएबल ये कंपनी है, ठीक है। टॉप पर जो टॉप 6 थी वो वैसे ही हैं जैसे पिछली बार लिस्ट थी। टॉप 6 में जैसे कि एप्पल है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, अल्फ़ाबेट, फेसबुक, ठीक है, तो ये सभी वैसे ही हैं। भारत में अगर बात करें तो भारत की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये टॉप पर बनी हुई है अभी भी, ठीक है। और ओवरऑल रैंक अगर इसकी बात करें तो ओवरऑल में ये 57 पोजीशन पर वर्तमान में है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में अगर टोटल बात करें कितनी कंपनियां इसमें लिस्ट हुई हैं तो टोटल 12 कंपनियां हैं भारत में जो टॉप 500 में है। अगला, इंडियन बैंक के नए MD और CEO कौन बने? तो इंडियन बैंक के नए MD और CEO बन गए हैं शांतिलाल जैन। शांतिलाल जैन की जी को दोस्तों अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। तो अगले 3 वर्षों तक ये इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। ओके, और ये किसकी जगह पर आएंगे? पद्मजा चंद्रू जी की जगह पर आएंगे, तो इनकी जगह पर ये नियुक्त होंगे। इनका नाम आपको याद रखना है। इंडियन बैंक में दोस्तों इलाहाबाद बैंक का विलय हो चुका है। कब विलय हुआ था? 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ था इंडियन बैंक में। इसके अलावा दोस्तों इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1907 में ही हो गई थी। चेन्नई में ये हेडक्वार्टर्ड है। यहाँ सब चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ, ये PDF आपको ऐसे ही डिटेल्स के साथ प्रोवाइड कराई जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराई जाएगी PDF, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाकर के MZT एजुकेशन सर्च करना है। 23,000 से ज़्यादा उस पर सब्सक्राइबर हैं, उसी को आपको ज्वाइन कर लेना है, वहीं पर ये आपको PDF दे दी जाएगी, ठीक है। तो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। CEO बन गए हैं शांतिलाल जैन जी अगले 3 वर्षों के लिए। ओके, इलाहाबाद बैंक का इसमें विलय हुआ था। अगला, तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदलकर क्या रखा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालिबान ने अब अफगानिस्तान का नाम बदल दिया है, तो अफगानिस्तान का अब नया नाम होगा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। क्या? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, यानी D ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तालिबान दोस्तों 20 वर्षों बाद एक बार दोबारा से फिर से कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान पर, और काफ़ी ज़्यादा विवाद मचा हुआ है। इससे पहले ये एक बार और शासन कर चुका है 1996 से 98 से लेकर के 2001 तक था, ठीक है, जब तक जो 9/11 वाला हमला नहीं हो गया। 9/11 हमला हुआ, उसके बाद अमेरिका आ गया था और इसको उखाड़ फेंका था। अगला, पुणे में आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो पुणे में दोस्तों आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम का नाम बदल करके रख दिया गया है नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम। ये नीरज चोपड़ा जी के सम्मान में रखा गया है, नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम। ओके, और इसका उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह जी ने किया है। अगला क्वेश्चन, कहाँ के मुख्यमंत्री ने हिसार एयरपोर्ट का नाम बदल करके महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा? तो अभी हाल ही में हरियाणा के जो CM हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने हिसार एयरपोर्ट का नाम बदल दिया है और अब रखा है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ठीक है। कुछ और भी रिलेटेड अगर खबरों की अगर मैं बात करूं, जैसे नाम चेंज से रिलेटेड, तो अभी अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया गया है, किया गया है, ठीक है। और एक काकोरी कांड था, काकोरी कांड, इसका नाम क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है इसका नाम बदल करके, ठीक है। और इधर नोएडा एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है, जेवर एयरपोर्ट का नाम। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में और किसका नाम चेंज किया गया? फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे नाम ऐसे चेंज हुए हैं, इस पर मैं सेपरेट वीडियो आपको दूंगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा आप SSC-GD के बारे में जान लीजिए। SSC-GD का जो आपका कोर्स आया हुआ है MZT एप्लीकेशन पर, बहुत ही शानदार कोर्स है दोस्तों। इसमें ये 5 महीनों की वैलिडिटी बढ़ा करके 2 सालों की कर दी गई है, तो 2 सालों तक आप एक्सेस कर सकते हो एक बार परचेज करने के बाद। ये दोस्तों अभी आपको मिल रहा है 499 में, यानी 100 रुपये का एक्स्ट्रा छूट दिया जा रहा है अगर आपको कूपन कोड जो बताया गया है वो अगर यूज करेंगे तो। MZT 100 कूपन कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 100 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी एप्लीकेशन पर, MZT ऐप पर जाइए, देखिए। इसमें आपको साथ साथ जो हमारी ई बुक्स आती है ना मंथली वाली, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों प्रकार की सभी महीनों की ई बुक भी बिल्कुल फ्री दी जाती है। तो आप करंट अफेयर भी बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हर एक चैप्टर की वीडियोज़ होती हैं, उनकी डिटेल नोट्स होती है, ई बुक्स भी दी जाती है और मॉक टेस्ट भी आपको हर एक चैप्टर का दिया जाता है। तो आप SSC-GD का कोर्स ले सकते हैं MZT एप्लीकेशन पर जाकर के। अगला देखते हैं, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बन गए हैं?
मलेशिया के वर्तमान में नए प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब जी बन गए हैं। इससे पहले कौन थे? मोइनुद्दीन यासीन, अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया, अभी नए बन गए इस्माइल साबरी। ओके, मलेशिया की राजधानी होती है कुआलालंपुर, यहाँ की करेंसी होती है रिंगित। क्या होती है? रिंगित होती है यहाँ की करेंसी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बाद 127वां विधेयक कौन सा अधिनियम बना? तो 127वां विधेयक जो बिल था, इसको मंजूरी मिल गई अब राष्ट्रपति के द्वारा भी, यानी संसद से तो ये पास ही हुआ, संसद के सभी सदनों से समझ लीजिए पास हो गया, क्योंकि संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी पारित कर दिए, राष्ट्रपति के पास सबसे लास्ट में जाता है, तो वो भी जब पास कर दिए तो यानी कि ये बिल जब अब है बन जाएगा एक्ट। तो ये अब बिल बन गया एक्ट। तो 127वां ये बिल था, लेकिन एक्ट कौन सा बना? एक्ट बन गया दोस्तों ये 105वां। ठीक है, तो अब 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं भारत की जब से संविधान लागू हुआ है तब से। अच्छा, इसके तहत क्या था? इसके तहत दोस्तों एक प्रकार से जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं या फिर कहें आरक्षण वाली जो ओबीसी वाली व्यवस्था होती है, ओबीसी के लिए अब केंद्र के अलावा राज्यों को भी दे दिया गया है कि वो अपने अपने माध्यम से अपने अपने हिसाब से ओबीसी वर्ग चुन सकते हैं कि किन किन जातियों को ओबीसी में रखना है और किन किन जातियों को ओबीसी के बाहर रखना है। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो शक्तियाँ राज्यों को दे दी गई हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके तहत किस किस संविधान के अनुच्छेद में संशोधन किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। 338B में संशोधन किया गया है, इसके अलावा 342A में किया गया है, इसके अलावा 366 ब्रैकेट में 26C में, ठीक है, 366 में इसमें बदलाव किया गया है। अगला, भारत ने किस देश के साथ AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए समझौता किया? तो भारत ने दोस्तों AK-103 असॉल्ट राइफल्स रूस से खरीदने के लिए समझौता किया है। रसिया से भारत खरीद रहा है असॉल्ट राइफल्स। ठीक है, रसिया से ही भारत S-400 मिसाइल डील भी किया हुआ है। सुखोई विमान वगैरह सब रसिया के ही हैं। ठीक है, सुखोई कंपनी के द्वारा ही बनाए जाते हैं सुखोई विमान वगैरह। सुखोई एक कंपनी का नाम है, रसिया की कंपनी है। S-400 डील चल रही है। S-400 मिसाइल जो है ये डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत को देगा रसिया। रसिया अभी हाल ही में S-500 मिसाइल का परीक्षण किया है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्याण सिंह जी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, साथ ही साथ ये राजस्थान के राज्यपाल भी थे। तो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है। ठीक है, और ये 1991 में थे मुख्यमंत्री, जिस समय पर बाबरी मस्जिद पर हार्ट अटैक भी हुआ था, हमला भी हुआ था। ठीक है, चलिए उसको लेकर के इन पर केस भी काफ़ी दिनों तक चला था। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने किसके साथ विलय की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने दोस्तों चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ विलय की घोषणा की है। तो भारतीय शतरंज महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ दोनों में हो गया है विलय। ठीक है, तो इन दोनों में अब विलय हो गया है, इसकी घोषणा हो चुकी है। अब इसके बारे में जान लीजिए, जो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कह सकते हैं, AICF। ठीक है, तो AICF यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। हेडक्वार्टर है ये चेन्नई में और अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर जी हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम मनाया गया? तो ओणम दोस्तों ये केरल का त्यौहार होता है, 10 दिवसीय त्यौहार होता है, बहुत ही फेमस होता है, साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़ा त्यौहार है। तो ये अभी हाल में मनाया गया। ठीक है, ये त्यौहार दोस्तों 3 कारणों से मनाया जाता है। एक तो फसल के मौसम की शुरुआत की वजह से, दूसरा ऐसा माना जाता है कि राजा महाबली की घर वापसी होती है इस दिन, इस वजह से, साथ ही साथ तीसरा जो कारण है वो है भगवान विष्णु के वामन अवतार को लेकर के। तो इन 3 कारणों की वजह से ये मनाया जाता है, याद रखना आपको। अगला, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन दोस्तों उत्तराखंड में किया गया है, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, 11,000 फीट है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये बनाया गया है। ठीक है, स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार कौन बना? ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है टोक्यो पैरालंपिक के लिए? तो दोस्तों वो बन गया है थम्स अप। थम्स अप होगा टोक्यो पैरालंपिक में भारत का ऑफिशियल पार्टनर। अब देखिए, टोक्यो पैरालंपिक अभी चल रहे हैं, 24 अगस्त से शुरू हुए हैं, इस पर मैं वीडियो भी दे चुका हूं ऑलरेडी, 5 सितंबर तक चलेंगे।
टोक्यो पैरालंपिक से पहले क्या क्या रिलेटेड जानकारियां आई थी, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, इस पर मैंने वीडियो दे दी है। और अभी लगातार मेडल्स आ रहे हैं, तो इस पर आने वाले समय में भी आपको वीडियो मिलेंगी। जैसे ही टोक्यो पैरालंपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है तब आपको वीडियो मिलेगी। 2 गोल्ड अभी तक आ चुके हैं भारत के, ठीक है। अवनी लेखरा जो है ये दोस्तों इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए? तो मणिपुर के नए राज्यपाल दोस्तों बन गए हैं ला गणेशन। कौन? ला गणेशन जी नियुक्त कर दिए गए हैं मणिपुर के नए राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी होता है, यानी राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत ये वर्क करेगा, ठीक है। चलिए, शपथ कौन दिलाता है? शपथ चीफ जस्टिस दिलाता है उस राज्य का, तो मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इनको दिलाएंगे शपथ। अगला, हाल ही में OM नाम्बियार का निधन हो गया, ये किस महान एथलीट के कोच थे? तो OM नाम्बियार जी दोस्तों ये किस महान एथलीट के कोच थे? ये PT ऊषा के कोच थे। PT ऊषा, इनका नाम याद रखना है, इनके ये कोच थे। द्रोणाचार्य अवार्ड भी इनको मिल चुका था, बहुत ही फेमस कोच में से एक माने जाते थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कतर के बीच कहां पर जायल अल बहर नामक नौसैन्याभ्यास आयोजित हुआ? तो भारत और कतर के बीच में दोस्तों जायल अल बहर नाम का अभ्यास फारस की खाड़ी में आयोजित किया गया। तो फारस की खाड़ी यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसे आपको याद रखना है। सी ऑप्शन फारस की खाड़ी में आयोजित होगा जायल अल बहर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया? तो युक्त धारा पोर्टल अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह जी ने, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है। ये केंद्रीय दोस्तों राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार पाए हुए हैं। युक्त धारा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है, एक भूस्थानिक योजना पोर्टल है ये, ठीक है। युक्त धारा ये इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर के विकसित किया गया है, और इसमें जो भी वाटर से रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम होगा या फिर जो कृषि से रिलेटेड जो ज़मीन वगैरह वाली चीज़ें होंगी, इन सबका एक प्रकार से ये पोर्टल है, सारा डाटा ये स्टोर करेगा अपने पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत दोस्तों किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर आ गया है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक पे। फर्स्ट पर है चाइना, थर्ड पर है अमेरिका, ठीक है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इसको जारी किसने किया है गया है? अगर ये पूछे कि जारी किसने किया है तो इसे कुशमैन एंड वेकफील्ड ने जारी किया। किसने? कुशमैन एंड वेकफील्ड ने। अगला, EIU की सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो EIU के द्वारा ये सेफ सिटीज इंडेक्स जारी किया गया है। EIU का मतलब होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, और इसके द्वारा सेफ सिटीज इंडेक्स में टॉप पर है दोस्तों कौन? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है दोस्तों ये डेनमार्क का शहर है, डेनमार्क की राजधानी है, तो ये है टॉप पर। टोटल इसमें 60 शहर शामिल किए गए थे सेफ सिटीज इंडेक्स में, और भारत के केवल 2 शहर जो हैं इस लिस्ट में हैं। 2 शहर भारत के कौन कौन से? एक तो है नई दिल्ली और एक है मुंबई। ये 2 शहर जो हैं सेफ सिटीज इंडेक्स में शामिल हैं। फर्स्ट पर है डेनमार्क, और डेनमार्क का कोपेनहेगन, और सेकंड पर है दोस्तों कौन? टोरंटो, और थर्ड पर है सिंगापुर। लास्ट में कौन है? लास्ट में है यंगून। म्यांमार का लास्ट में सबसे अनसेफ सिटी है। अगला देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने? तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक दोस्तों बन गए हैं टेक चंद। अभी देखिए, अब आपको इस क्वेश्चन में अपडेट हो जाना है। मरियप्पन थंगावेलु जी दोस्तों इससे पहले थे, लेकिन ये कोविड-19 संक्रमण वाले एक व्यक्ति के संपर्क में आ गए थे, तो इनको क्वारंटाइन कर दिया गया। तो इस वजह से क्वारंटाइन कर दिया गया, इस वजह से टेक चंद जी को टोक्यो पैरालंपिक में भारत का ध्वजवाहक चुना गया। अच्छा, ओलंपिक में अगर पूछा जाए, ओलंपिक जो हुआ था ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो उसमें दोस्तों मनप्रीत सिंह जी थे, मनप्रीत सिंह थे, और कौन थी? मैरी कॉम थी, मैरी कॉम। ये दोनों ध्वजवाहक थे, ठीक है, ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। यहाँ पैरालंपिक की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में वांचुआ महोत्सव मनाया गया? वांचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये असम में मनाया गया है। केरल में ओणम मनाया गया और असम में वांचुआ महोत्सव, ठीक है। ये वांचुआ महोत्सव एक खास प्रजाति के द्वारा मनाया जाता है, एक खास आदिवासी जनजाति होती है, उनके द्वारा मनाया जाता है। कौन सी जनजाति होती है? तिवा या लालुंग, तिवा या लालुंग, ये जनजाति का नाम है, इनके द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया?
सहकारिता मंत्रालय का नया संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभय कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है। सहकारिता मंत्रालय एक नया मंत्रालय है, इंट्रोड्यूस हुआ है दोस्तों। इसके मंत्री कौन बनाए गए हैं? अमित शाह जी इसके वर्तमान में और पहले मंत्री हैं। अभी जब 7 जुलाई को कैबिनेट का विस्तार हुआ था तब उसी टाइम ये नया मंत्रालय इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पहले सचिव, संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए अभय कुमार सिंह। ओके, केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह जी। अगला, भारत ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो मिशन दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। अफगानिस्तान में जैसे कि आप जानते हैं तालिबान का कब्जा हो चुका है, तो वहाँ पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया है। ओके, अगला, भारत और किस देश के बीच काजिंद 2021 नामक नए संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो काजिंद 2021 नाम का अभ्यास दोस्तों कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ। देखिए काजिंद आप लिखेंगे, काजिंद, ठीक है, काजिंद 2021। तो देखिए काजिंद में देखिए IND मतलब इंडिया, काज मतलब होता है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में 2021 का ये सैन्य अभ्यास हुआ। ठीक है, तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, कहाँ पर हुआ ये अगर पूछा जाए, 5वां संस्करण था, ये भी याद रखना है। यहाँ से पेन ऑन कर लेते हैं। 5वां संस्करण था, 5th इसका एडिशन था। इसका मतलब कब से शुरुआत हुआ होगा? 5 साल कर दो पीछे। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ? आइस अबीबी में। आइस अबीबी या आइस बीबी कहो, आइस बीबी में कजाकिस्तान में ये स्थित है, वहीं पर ये आयोजित हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने फतह-1 नामक रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो फतह-1 नाम का रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये रॉकेट सिस्टम है, मिसाइल दागने वाला एक सिस्टम है फतह-1। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में 24 अगस्त को परीक्षण इसका किया गया है। ये गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, गाइडेड होता है और साथ ही साथ मल्टी लॉन्च होता है। ठीक है, मल्टी रॉकेट ये लॉन्च कर सकता है। अगला, हाल ही में किसे पंजाब के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार मिला है? यहाँ पर किसे कर लीजिए, हाल ही में किसे पंजाब के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो बनवारी लाल पुरोहित जी को पंजाब का दोस्तों गवर्नर दिया गया है, एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। तमिलनाडु के ये वर्तमान में गवर्नर हैं। इनको पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और पंजाब के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। BP सिंह बदनौर जी इससे पहले थे, वो रिटायर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूको बैंक के CEO अतुल कुमार गोयल जी का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? तो यूको बैंक के CEO अतुल कुमार गोयल जी का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। अभी हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति कमेटी ने दोस्तों 3 पब्लिक सेक्टर के बैंकों की जो CEO हैं इनका कार्यकाल बढ़ाया है। तो एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक यूको बैंक ही है, इसके CEO अतुल कुमार गोयल जी थे, इनका 2 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया। एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो CEO हैं वर्तमान में राजीव जी, AS राजीव, तो AS राजीव जी का भी कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका भी 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है कार्यकाल। और एक पंजाब नेशनल बैंक है, PNB बैंक। ठीक है, तो PNB बैंक के जो CEO हैं कौन? मल्लिकार्जुन राव। तो मल्लिकार्जुन राव जी का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया, लेकिन इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया, बल्कि इनको 31 जनवरी 2022 तक के लिए विस्तार मिला है। ठीक है, 21 तो बीत गया है, 31 जनवरी 2022 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, 3 बैंक हो गए। तीनों बैंक के बारे में अगर डिटेल की अगर बात करें तो यूको बैंक जो है, यूको बैंक ये भी पब्लिक सेक्टर की बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। कोलकाता में, यहाँ मैं लिखते चल रहा हूँ। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना दोस्तों 1935 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे में है, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में स्थापित हुआ था दोस्तों लाला लाजपत राय जी के द्वारा, और ये भारत का पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित सबसे पहला बैंक था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी ये पब्लिक सेक्टर की बैंक है। सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? SBI है। सेकंड पर अब इंडियन ओवरसीज बैंक आ गई है। अगला, नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बने? नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बन गए हैं? प्रभुराम शर्मा। प्रभुराम शर्मा जी को अभी हाल ही में वहाँ की जो प्रेसिडेंट है नेपाल की, विद्या देवी भंडारी जी, इन्होंने नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है। वहाँ के नए आर्मी चीफ होंगे। ओके,
चलिए, नेपाल के बारे में तो आप जानते ही हो, राजधानी इसकी काठमांडू होती है, जहाँ पर सार्क का हेडक्वार्टर है। ठीक है, सार्क संगठन का हेडक्वार्टर है काठमांडू में, और मुद्रा है नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जी बन गए हैं, नए बने हैं, इनका नाम याद रखना आपको। ठीक है, देउबा ये न्यू पीएम बने हैं नेपाल के, न्यू प्राइम मिनिस्टर। केपी शर्मा ओली की जगह पर आए। अगला, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-2021 की मेज़बानी कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021, इसकी मेज़बानी दोस्तों भारत करने जा रहा है, और बस ये अभी 3 सितंबर को ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, 3 सितंबर 2021 को ये मेज़बानी करेगा भारत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन का। ठीक है, वर्चुअल और फिजिकल दोनों फॉर्मेट में होगा, यानी जिनको वर्चुअली कनेक्ट होना होगा वो वर्चुअली आएंगे, जिनको फिजिकली आना होगा वो फिजिकली शामिल होंगे। अगला, हाल ही में किसने मंथन 2021 नाम का हैकथॉन लॉन्च किया? मंथन 2021, इस नाम का भी हाल ही में हैकथॉन लॉन्च किया है दोस्तों, BPRND और AICTE के द्वारा, इन दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोनों का फुल फॉर्म जानिए। BPRND का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। AICTE का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये मंथन 2021 है क्या? इसका उद्देश्य ये है दोस्तों कि देश की खुफिया एजेंसियों के लिए या फिर जो साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए, साइबर क्राइम्स को निपटने के लिए जो नए नए युवा आ रहे हैं, ऐसे लोगों को तैयार करना, ऐसे लोगों को खोजना। कहाँ से खोजना? ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन है ना, तो जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हैं, या फिर और भी जो विभिन्न माध्यमों से जो युवा हैं, उनके लिए एक हैकथॉन आयोजित कराया जाए जिसमें वो लोग शामिल हो सकें, और फिर उनसे वहाँ से अच्छे जो हैकर्स हैं या अच्छे ऐसे जो व्यक्ति हैं, जो ऐसे युवा हैं जिनको खुफिया एजेंसियों में शामिल किया जा सकता है, ऐसे लोगों को लिया जा सके। और इसके लिए प्राइज़ मनी भी दिया गया है, जिसका प्रोजेक्ट पसंद आएगा उसको 40 लाख रुपए तक का प्राइज़ भी दिया जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। ई श्रम नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। श्रम और रोजगार के मंत्रालय के मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं वर्तमान में, भूपेंद्र यादव जी हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने इसे लॉन्च किया है, ई श्रम पोर्टल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी, इनका नाम आपको याद रखना है, इस बार तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है? क्योंकि इनके नाम पर ही खेल रत्न का नाम कर दिया गया है। खेल रत्न पुरस्कार जो है, राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था, खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अच्छा, 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के ही दिन ही दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ना, वो भी दिए जाते हैं इसी दिन, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। मेजर ध्यानचंद जी ये हॉकी के जादूगर कहलाते थे। ठीक है, और इनका हॉकी इतना फेवरेट था कि हिटलर ने इनवाइट किया था कि हमारी तरफ से खेलो, लेकिन ये गए नहीं। अगला, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? तो भारत के लिए पहला मेडल जीता है दोस्तों भाविना पटेल ने। भाविना पटेल, इन्होंने पहला मेडल जीता है टेबल टेनिस में। टेबल टेनिस में टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला मेडल जीता, और कौन सा मेडल था? इनका मेडल था सिल्वर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत पहला गोल्ड किसने जीता, तब आप दूसरा नाम बताएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, इस पर मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ, ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी है। अगला, ITBP के नए महानिदेशक कौन बने? ITBP के नए महानिदेशक दोस्तों बन गए हैं संजय अरोड़ा जी। SS देसवाल जी की जगह पर आएंगे। SS देसवाल जी 31 अगस्त को रिटायर हो गए, और अब आएंगे संजय अरोड़ा। ITBP यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, तो इसके अब नए होंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, और अध्यक्ष कौन बन गए हैं? महानिदेशक कौन बन गए हैं? संजय अरोड़ा जी। अच्छा, इसका मोटो अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? मोटो होता है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। क्या? शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा, ये होता है इसका मोटो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी लास्ट में मैं आप लोग की कमेंट्स वगैरह पढ़ूंगा और आप लोग का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आप लोग अभी केवल कमेंट करते रहो, जो भी क्वेरीज होंगी लास्ट में अभी बात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किसने भारत सीरीज BH सीरीज रजिस्ट्रेशन शुरू किया? तो अभी मैंने इसको बताया आज ही।
केंद्र सरकार ने BH सीरीज शुरू कर दिया है रजिस्ट्रेशन। तो अब जो नई गाड़ियाँ आएंगी, नए वाहन आएंगे, ये BH सीरीज से आएंगे। इससे क्या होगा फ़ायदा, इससे दोस्तों अगर राज्य आप बदलते हैं तो आपको गाड़ी का नंबर जो है वो ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक भारत में एक ही नंबर चलेगा, ठीक है, पूरे भारत के लिए लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी किसी भी राज्य से गाड़ी लेकर के किसी भी राज्य में रह सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें बदलाव किए गए हैं। तो अब BH सीरीज के वाहन आएंगे। अगला, हाल ही में किस पड़ोसी देश में पहली बार मेट्रो परीक्षण हुआ? तो दोस्तों पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी अब मेट्रो सेवा की शुरुआत हो चुकी है, मेट्रो रेलवे की शुरुआत हो चुकी है, पहला परीक्षण कर दिया गया है। लेकिन इसका अभी दोस्तों जनता के लिए ट्रायल जो होगा, जनता के लिए शुरुआत होगी इसकी, आम नागरिकों के लिए खोला जाएगा दिसंबर 2022 तक, ठीक है। अभी ये ट्रायल चल रहा है इसका। भारत में मेट्रो की बात करें तो सबसे पहले चलिए दुनिया में बात कर लें। दुनिया में लंदन में 1863 में ही सबसे पहली बार मेट्रो आ गई थी। फिर आगे चल करके लोकोमोटिव टाइप की थी, क्योंकि वो फिर 1890 में आ गई थी इलेक्ट्रिक टाइप की मेट्रो सबसे पहले दुनिया में। अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में सबसे पहले कोलकाता मेट्रो आई, तो ये था 1984, ठीक है, कोलकाता मेट्रो। उसके बाद दूसरी मेट्रो सेवा कौन सी आई? 2002 में आई दिल्ली मेट्रो, ठीक है। फिर इसके बाद बेंगलुरु मेट्रो ये सब चलता रहा। यूपी में लखनऊ मेट्रो पहले आया 2016 में। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सुजलम अभियान शुरू किया गया? तो अभी हाल ही में सुजलम अभियान शुरू किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलम। अब देखिए जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अच्छा, जो कैबिनेट बदलाव हुआ था इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार हुआ, कई सारे मंत्री बदले हुए हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो फिलहाल आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह में इसका भी उद्घाटन किया गया है, सुजलम नाम का ये जो ये अभियान है, ये 100 दिनों का अभियान है, लिख भी दे रहा हूँ मैं, 100 दिनों का अभियान है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो नई शिक्षा नीति जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसको अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करने वाला दूसरा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। पहला राज्य बना था कर्नाटक, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत लोग इधर उधर पता नहीं किस वीडियो से देख कर आए हुए थे, कमेंट कर रहे थे कई दिन कि हिमाचल प्रदेश वगैरह, लेकिन वो नहीं है, कर्नाटक ही है। आपको अपडेट रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कर्नाटक पहला राज्य था, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला 34 वर्षों के बाद आई हुई है। नई शिक्षा नीति के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई। कब लॉन्च की गई? 2020 में लॉन्च की गई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की नई नियुक्ति की है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दोस्तों 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नई नियुक्ति हुई है। अब इसमें देखिए दोस्तों, एक BV नागरत्ना बहुत ज़्यादा चर्चे में आ रही हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये फरवरी 2027 के बाद, फरवरी 2027 तक दोस्तों ये हो सकता है बन जाएं फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहली भारत की महिला मुख्य न्यायाधीश। याद रखना है, फातिमा बीबी जो थी, फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश तो थी, लेकिन ये सिर्फ न्यायाधीश थी, जबकि BV नागरत्ना जो होंगी ये महिला न्यायाधीश होंगी, लेकिन ये महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी, ठीक है, 2027 में। अभी भी ये महिला न्यायाधीश के रूप में वहाँ गई हुई हैं। तो अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तब आप BV मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगी, तब आप BV नागरत्ना बताएंगे। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली लड़की कौन थी या महिला कौन थी, तो आप बताएंगे फातिमा बीबी, ठीक है। चलिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है। फिलहाल अभी 34 हो सकते हैं, 33 वर्तमान में है, ठीक है, 33 संख्या हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की। और कौन है वर्तमान में? NV रमना जी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने न्यू ड्रोन पॉलिसी 2021 जारी की? तो न्यू ड्रोन पॉलिसी 2021 किसने जारी की है? केंद्र सरकार ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। न्यू ड्रोन पॉलिसी के तहत दोस्तों जो ड्रोन निर्माता हैं, जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको काफ़ी छूट भी दी गई है। ड्रोन उड़ाने के लिए भी लिमिट वगैरह में भी काफ़ी छूट दी गई है। तो ये जो पहले रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हुआ करते थे वो अब कम कर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता?
तो दोस्तों भारत के लिए पहला गोल्ड अभी मैंने आपको बताया अवनी लेखराज जी ने जीता है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जीता है, 10 मीटर एयर राइफल में जीता है भारत के लिए पहला गोल्ड। भारत में 2 गोल्ड आ चुके हैं, एक गोल्ड सुमित अंतिल ने जीता है, इन्होंने जेवलिंग थ्रो में जीता है। ठीक है, जेवलिंग थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करके इन्होंने 68 पॉइंट समथिंग मीटर की दूरी तक भाला फेंक करके जीता गोल्ड उन्होंने। तो 2 गोल्ड अभी तक फिलहाल आए हुए हैं, अभी और भी संख्या बढ़ सकती है। ये मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी जैसे ही कंप्लीट होगा टोक्यो पैरालंपिक पर भी आपको वीडियो दी जाएगी, जैसे ही टोक्यो ओलंपिक वगैरह पर दिए गए थे। तो अब पैरालंपिक हो रहे हैं तो पैरालंपिक पर दी जाएगी। अच्छा, पैरालंपिक से एक पॉइंट याद रखना है, वैसे तो मैं आपको करंट अफेयर में बार बार रिविजन कराता ही रहता हूँ। टोक्यो पैरालंपिक का अगर पूछा जाए मस्कट कौन था, तो मस्कट था दोस्तों सोमाइटी। क्या? सोमाइटी जो है ये इसका टोक्यो पैरालंपिक का मस्कट था। अब आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि टोक्यो ओलंपिक का मस्कट क्या चुना गया था। ये तो सोमाइटी जो था ये टोक्यो पैरालंपिक का मस्कट है, टोक्यो ओलंपिक का मस्कट क्या चुना गया है ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। क्लियर? तो दोस्तों अब देखिए 66 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल जानकारी के साथ। ये अगस्त महीने का था। अच्छा, इसकी PDF और क्विज वगैरह सब आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ठीक है, इसको तो आपको पता ही होगा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। वीडियो को एंड करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।